इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बिहार के बाद में आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के बाद में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मैप की सीरीज चल रही थी। हम भारत के काफी सारे राज्यों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के वीडियो में हम झारखंड के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड का स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं 1 नवंबर सन 2000 के बारे में। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से एक राज्य तोड़कर अलग कर दिया गया और राज्य का नाम रखा गया छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ हमारा 26वें नंबर का राज्य हुआ करता था। 9 दिन बाद 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से एक राज्य को तोड़ा गया और राज्य का नाम रखा गया उत्तराखंड। यह हमने उत्तराखंड में जब पढ़ा था, हमने चर्चा करी जिसके बारे में। यह भारत का 27वां राज्य बना था। उसके बाद 6 दिन बाद अर्थात 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण किया गया और इस नए राज्य का नाम रखा गया झारखंड। इसका मतलब यह है कि झारखंड के स्थापना दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण यहाँ पर किया गया और उस नए राज्य का नाम क्या रखा गया यहाँ पर? झारखंड। और झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। याद रखिएगा सारी की सारी डिटेल। झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है? 28वां राज्य है। किस राज्य से टूटकर अलग किया गया था? तो बिहार से तोड़कर अलग किया गया था। और इसके स्थापना दिवस की अगर बात करेंगे तो 15 नवंबर को इसका स्थापना दिवस यहाँ पर माना जाता है। झारखंड में काफी ज्यादा मात्रा में खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। आपको हर खनिज यहाँ पर देखने मिलेगा। यूरेनियम मिलेगा, लोहा मिलेगा, आपको उर्वरक मिलेंगे, काफी ज्यादा मात्रा में सीमेंट उद्योग देखने को मिलेंगे। आपने जमशेदपुर का नाम सुना होगा। इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में खनिज किसी राज्य में पाए जाते हैं झारखंड में। इसी का कंपैरिजन जर्मनी के घाटी से किया गया है। जर्मनी में घाटी है जिसका नाम है रुर घाटी और रुर घाटी खनिज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसीलिए झारखंड का कंपैरिजन किया गया है रुर घाटी से। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। भारत का रुर प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के रुर प्रदेश के नाम से जाना जाता है झारखंड को। अगर झारखंड के हम फिजिकल मैप की बात करते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा पठार पाए जाते हैं, जिसमें से 3 प्रमुख पठार है। सबसे पहला पठार पता है कोडरमा का पठार। इस वाले क्षेत्र में पूरे तरीके से कोडरमा का पठार फैला हुआ है। इस तरफ अगर आएंगे तो आप पाएंगे हजारीबाग का पठार और इसके बीच वाले क्षेत्र में पड़ता है रांची का पठार। और हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और कोडरमा का पठार, ये तीनों के तीनों हिस्से पाए जाते हैं छोटे नागपुर के पठार के। तो इन चारों पठारों के बारे में याद रखिएगा कि चारों पठार किस राज्य में पड़ते हैं? झारखंड राज्य में यहाँ पर पड़ते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके मैप की, झारखंड की जब राजधानी की बात करेंगे तो रांची यहाँ पर झारखंड की राजधानी पड़ती है। रांची के बारे में एक बात बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा पर स्थित किसी राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो वो राज्य कहलाएगा झारखंड और वो राजधानी कहलाएंगी रांची। जो झारखंड की राजधानी वो बिल्कुल एग्जैक्टली कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। और याद कीजिए जब हम गुजरात के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा से सबसे नियरेस्ट स्थित 2 राज्यों की राजधानी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यह कर्क रेखा से थोड़ी दूरी पर है। लेकिन एग्जैक्टली कर्क रेखा पर स्थित किसी राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो रांची यहाँ पर पड़ती है। रांची स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। जी हाँ, अगर आपसे ये पूछते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची कौन सी नदी के किनारे पर है तो वो स्वर्ण रेखा नदी किनारे पड़ती है। तथा इस स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि हुंडरू जलप्रपात कहां पर पड़ता है आपका? तो झारखंड में। किस जगह पड़ता है? तो रांची में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो रांची भी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर पड़ता है। तो रांची झारखंड की राजधानी और यहीं से हमारे देश के
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी रांची से ही बिलोंग किया करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। अब रांची से अगर आप बिल्कुल सीधे चलेंगे, जगह पड़ती है आपका मुरी। रांची से बिल्कुल सीधे चलने पर जगह पड़ेगी मुरी। रांची से मुरी तक का जो क्षेत्र है, रांची से मुरी तक का ये जो पूरा क्षेत्र है, पूरे तरीके से औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योग क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो मुरी और रांची का जो रोड है, जो दोनों की कनेक्टिविटी है, वो औद्योगिक मामले में बहुत ही ज्यादा फेमस है। बहुत बड़े बड़े उद्योग आपको यहाँ पर रांची और मुरी के बीच में देखने मिलेंगे। अर्थात ये हो जाएगा कि मुरी कौन से के नाम से फेमस है, आपका औद्योगिक क्षेत्र के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। मुरी से थोड़ा ऊपर चलेंगे आप, मुरी से थोड़ा ऊपर चलने पर जगह पड़ती है आपका सिंदरी। मुरी से ऊपर चलने पर जगह पड़ती है सिंदरी, और सिंदरी में उर्वरक कारखाना है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में, झारखंड का कौन सा क्षेत्र उर्वरक के कारण फेमस माना जाता है? तो झारखंड का जो सिंदरी क्षेत्र है, वो उर्वरक के कारण काफी ज्यादा फेमस है। सिंदरी के बाद में जगह पड़ती है बोकारो। और बोकारो में पड़ता है आपका स्टील प्लांट। जी हाँ, बोकारो में स्थित है आपका स्टील प्लांट, और ये वो स्टील प्लांट है जिसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला गया था, और रूस देश की सहयोग से, रशिया के सहयोग से खोला गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योग के लिए स्थापित की गई थी, जिसमें 2 या 3 नए प्रकार के स्टील उद्योग खोले गए थे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्टील उद्योग है, ये एकमात्र ऐसा स्टील प्लांट था जिसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेंगे, हालांकि हम जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में प्लांट को, जो उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, किंतु वो कौन सा स्टील प्लांट है जिसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला गया था? तो वो स्टील प्लांट पड़ेगा कौन सा आपका? बोकारो स्टील प्लांट यहाँ पर खोला गया था, और ये रशिया देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद दीजिएगा। बोकारो में स्टील प्लांट है जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोला गया था, और रशिया देश के सहयोग से इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। उसके बाद में बोकारो से थोड़ी आगे चलने पर जगह पड़ती है आपका धनबाद में खनन अनुसंधान केंद्र है। जी हाँ, अनुसंधान केंद्र आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये बातें सारी याद होनी चाहिए। धनबाद में खनन अनुसंधान केंद्र पड़ता है, और यहाँ पर यह क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये पूरा क्षेत्र में कोयला और सीमेंट काफी ज्यादा मात्रा में। तो धनबाद 2 कारण फेमस है, एक तो सीमेंट, कोयला, और तीसरा खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर पड़ता है? तो खनन के ऊपर रिसर्च की जाती है, तो वो जगह पड़ती है कहां पर? आपका धनबाद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, धनबाद के बाद में जगह पड़ती है आपका झारिया। धनबाद से थोड़ी ही दूरी पर जगह पड़ती है आपका झारिया जगह पड़ती है, और झारिया भी 2 कारण से बहुत ज्यादा फेमस है झारखंड में। एक तो मैंने आपको अभी बताया कोयला और सीमेंट, ये पूरा ही क्षेत्र कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला अगर बात करेंगे तो झारखंड से प्राप्त होता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी का कोयला यहाँ पर मिलता है आपका। तो झारिया में क्या स्थित है आपका? कोयला और सीमेंट दोनों क्षेत्र के लिए क्या फेमस है आपका? झारिया बहुत ज्यादा फेमस है। झारिया से थोड़ी ऊपर चलेंगे तो आपका पड़ेगा जामतारा। आपने कहीं ना कहीं जामतारा शहर का नाम सुना होगा। ये बहुत ही एक छोटा तबके की जगह है, लेकिन साइबर फ्रॉड के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। जी हाँ, आप सभी को कभी ना कभी आपके व्हाट्सएप पर एक प्रकार का मैसेज जरूर सर्कुलेट हुआ होगा कि नमस्कार, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं, और आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। लॉटरी पाने के लिए आपका जो बैंक की पासबुक, उसका फोटो, आधार कार्ड का फोटो भेज दीजिए। अगर गलती से आपने ये जानकारी उन लोगों को भेज दी तो आपका अकाउंट 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। और अगर आप उस बंदे को वापस कॉल भी करोगे तो आप किसी प्रकार से उसको कॉल नहीं मिला पाओगे। आपकी मेहनत की जो कमाई थी वो पूरे तरीके से खाली हो जाएगी। इसलिए इन फ्रॉड कॉलों पर ध्यान दीजिएगा। दुनिया में आपको कोई भी कभी भी फ्री में कुछ नहीं देने वाला है। आपके माता पिता के अलावा आपको फ्री में कोई कुछ भी नहीं देगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। फ्रॉड कॉल से बचिए। कभी भी ऐसा कोई कॉल आता है कि आपकी लॉटरी लग जाती है, समझ जाएगा वो फ्रॉड कॉल है। इसलिए ये लोग, ये सारा का सारा एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो कि सर्कुलेट किस जगह से करता है? जामतारा से सर्कुलेट करता है। और इनका किसी भी प्रकार से ये VPN का प्रयोग करते हैं, अलग अलग नंबर का प्रयोग करेंगे और आदमी की मेहनत की मोटी कमाई को ये 2 मिनट में उड़ा देंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस बातों को ध्यान दीजिए। आपको फ्री में कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जामतारा काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा साइबर क्राइम के लिए पूरे के पूरे भारत में फेमस है। जगह का नाम याद है क्या? जामतारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जामताड़ा के बाद में, जामताड़ा के बाद में थोड़ा ऊपर चलेंगे तो जगह पड़ती है देवघर। जी हाँ, बाबा भोलेनाथ की भूमि देवघर, जहां बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है और ये बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो बाबा बैद्यनाथ का तो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है, वो कहां पड़ता है आपका, तो वो जगह पड़ती है आपका देवघर। ये बहुत ही फेमस जगह पड़ती है। देवघर के बाद में अब थोड़ा ऊपर चलेंगे, जगह पड़ेगी साहिबगंज। ये झारखंड का वो जिला है जो बिहार को छूता है। सबसे उत्तरी जिले की अगर बात करेंगे, झारखंड के सबसे उत्तरी जिले की बात करेंगे, जगह पड़ती है साहिबगंज। और साहिबगंज से होते हुए अगर आप मैप में, एटलस मैप में देखें, नदी जा रही है और नदी का नाम है गंगा। क्वेश्चन पूछेंगे झारखंड के किस शहर से गंगा नदी होकर जाती है, तो झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे नदी होकर गुजरती है और नदी का नाम क्या हो जाएगा आपका, गंगा नदी हो जाएगा। तो गंगा नदी याद कीजिए, उत्तराखंड से हम पढ़ते आ रहे हैं। उत्तराखंड के बाद हमने इसको पढ़ा था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद हमने इसको पढ़ा था बिहार में, और आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं झारखंड में। और इसके बाद भारत का अंतिम राज्य जहां पश्चिम बंगाल है, कि वहां पर जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। अर्थात गंगा नदी हमारे देश के 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। तो सबसे कम क्षेत्र कहां पड़ता है आपका, झारखंड में स्थित है, जिसके साहिबगंज जिले से होकर नदी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड से भी गंगा नदी होकर बहती है। चलिए, साहिबगंज के बाद में अब थोड़ा सेंटर में आ जाइए। झारखंड के थोड़ा सेंटर में अगर आएंगे तो यहां पड़ती है जगह कोडरमा, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को कोडरमा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको शुरुआत में इस बात की जानकारी दी, कोडरमा। अब कोडरमा जो फेमस है वो अभ्रक के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अभ्रक का नाम आपने सुना होगा, तो अभ्रक उत्पादन के लिए क्या फेमस है आपका, कोडरमा काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर माना जाता है। बहुत अभ्रक के लिए भारत में सबसे ज्यादा फेमस क्या मिलेगा आपको, कोडरमा यहाँ पर देखने मिलेगा। कोडरमा से बिल्कुल लेफ्ट साइड के आपने अगर आप एटलस मैप में देखेंगे तो आपको जलाशय मिलेगा। आपने एक जलाशय का नाम काफी ज्यादा सुना होगा, झुमरी तलैया। जी हाँ, तो ये जो झुमरी तलैया जलप्रपात है, ये झुमरी तलैया जलप्रपात कहां पड़ता है आपका, कोडरमा के थोड़ी बाजू में स्थित है, यहाँ पड़ेगा आपका झुमरी तलैया। बहुत बार आपने कहीं ना कहीं इस जलाशय का नाम सुना होगा, और यहीं पर एक तलैया जलप्रपात भी यहाँ पर स्थित है, तो काफी ज्यादा फेमस पड़ता है झुमरी तलैया। उसके बाद में झुमरी तलैया से थोड़ा ही नीचे उतरेंगे, जगह पड़ती है आपका हजारीबाग। वो इसलिए इस पूरे क्षेत्र को हजारीबाग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। हजारीबाग का पठार कहां पड़ता है आपका, हजारीबाग कहां पड़ता है आपका, झारखंड में, और उस आसपास के पूरे क्षेत्र का नाम उसके नाम पर रख दिया गया, इसलिए नाम पड़ गया हजारीबाग का पठार। चलिए, हजारीबाग की जेल से 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करी थी, जब महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी, तो वहां पर कौन सी जेल से भाग गए थे जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल से 1942 में यहां से भाग निकले थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में, हजारीबाग जयप्रकाश नारायण कौन सी जेल से भाग गए थे, तो हजारीबाग की जेल से 1942 में यहां पर भाग गए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, हजारीबाग के बाद में अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे, जगह पड़ती है नेत्रहाट में पहले सैनिक स्कूल हुआ करता था। जी हाँ, नेत्रहाट में पहले सैनिक स्कूल हुआ करता था। ये सैनिक स्कूल को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। सैनिक स्कूल को वर्तमान में, जब ये बिहार से लगा हुआ था तो नेत्रहाट काफी ज्यादा फेमस था, और उस समय आज से इतना प्रभावशाली एरा था कि इसको टॉपर्स की फैक्ट्री यहां पर कहा जाता था। जी हाँ, लेकिन विभाजन के बाद में जब से झारखंड बिहार से अलग हो चुका है, तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर थोड़ा सा गिर चुका है, तो वहां नेत्रहाट को ध्यान दीजिए टॉपर्स फैक्ट्री के नाम से संबोधित किया जाता था। तो जगह कौन सी पड़ेगी आपका, नेत्रहाट। तो सैनिक स्कूल कहां पड़ता है आपका, नेत्रहाट में, जिसे टॉपर्स फैक्ट्री के नाम से भी आगे संबोधित किया जाता था। अब इतना ज्यादा शिक्षक स्तर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या हो गया आपका, कम हो गया। चलिए, वापस रांची आ गए हम इस पूरे क्षेत्र को पढ़कर वापस से कहां चुके हैं, रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। अब हम बताते हैं इसके दक्षिणी क्षेत्र के बारे में। रांची के आसपास के क्षेत्र को रांची का पठार, अब ये तीनों पठार, कोडरमा का पठार, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, ये तीनों के तीनों क्षेत्र छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। छोटा नागपुर का पठार भी कहां पड़ता है आपका, झारखंड में स्थित है। उसके बाद में अब नीचे आएंगे, यहां पर पड़ती है आपका जमशेदपुर।
यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है जमशेदपुर। जमशेदपुर का जो पूरे तरीके से काया पलट है वो हमारे देश के एक बहुत ही फेमस उद्योगपति जमशेद जी टाटा, जिनके पुत्र रतन जी टाटा को कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, भारत में एक व्यक्ति के नाम पर पूरे के पूरे एक शहर की स्थापना कर दी गई, मतलब उस व्यक्ति ने उस जगह में कितना ज्यादा डेवलपमेंट किया होगा, इसलिए उनके पूरे के पूरे शहर का नाम ही जमशेदपुर के नाम पर रख दिया गया। तो जमशेद जी टाटा, जिन्होंने टिस्को, आपने नाम सुना होगा टिस्को कंपनी का, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी का नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। टिस्को कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमशेद जी टाटा जी के द्वारा। यहाँ पर 1930 में जब अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य कर उस समय इन्होंने टिस्को कंपनी की स्थापना की थी, जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्टील फेमस होता था। इसलिए यहाँ के बस स्टेशन का नाम भी जमशेद जी के नाम पर है, और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम टाटा रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, इतना ज्यादा डेवलपमेंट टाटा के द्वारा यहाँ पर किया गया है कि पूरी की पूरी जगह बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसलिए जमशेदपुर में जगह पड़ती है आपका जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा से भारत में एकमात्र स्थान है, जादूगोड़ा भारत में एकमात्र स्थान है जहां पर यूरेनियम काफी ज्यादा फेमस है। तो यूरेनियम के लिए सबसे ज्यादा फेमस जो जगह भारत में पड़ती है वो जगह पड़ती है जादूगोड़ा, जो एकमात्र जगह है जहां से हमको यूरेनियम प्राप्त होता है। भारत के पास उतनी ज्यादा मात्रा में यूरेनियम नहीं है, तो हमको 3 देशों से हम कजाकिस्तान, दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम भंडार कजाकिस्तान में मिलेगा आपको, फिर आपको मिलेगा कनाडा में, और तीसरा मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। तो हम लगभग इन तीनों जगह से जो यूरेनियम होता है उसका क्या करते हैं, हम आयात करते हैं। तो यूरेनियम हमको कहां से मिलता है? जादूगोड़ा खदान से, और एकमात्र जगह है भारत की, एकमात्र जगह से हमको क्या मिलता है? यूरेनियम की प्राप्ति होती है। लेकिन फिलहाल इसकी हम देश की पूर्ति नहीं कर पाता है, बहुत कम मात्रा में ऐसे हमको मिलता है यूरेनियम। उसके बाद में रांची से बिल्कुल नीचे अगर आप चलेंगे, रांची से बिल्कुल अगर आप नीचे चलेंगे, जगह पड़ती है चाईबासा। रांची से नीचे चलने पर जगह पड़ेगी चाईबासा सीमेंट उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। पूरे के पूरे देश में चाईबासा सीमेंट उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है? तो वो जगह पड़ती है कि आपका चाईबासा, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए बहुत फेमस है, जो रांची से बिल्कुल सीधे दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं झारखंड के जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, झारखंड में 3 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मिलेंगे आपको। सबसे पहला हजारीबाग मिलेगा, जिसका नाम है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ये काफी फेमस है, इसको ध्यान दीजिएगा। हजारीबाग में स्थित है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग के नाम से पठार भी है, शहर भी है, और हजारीबाग के नाम से आपको मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान, जो काफी ज्यादा फेमस है। हजारीबाग के बाद मिलेगा आपको नेत्रहाट के पड़ोस में पालामू राष्ट्रीय उद्यान का पड़ता है आपका नेत्रहाट के बाजू में, और तीसरा मिलेगा आपका दालमा। इस पालामू को बेतमा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस पालामू को बेतमा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बेतमा या पालामू एक ही बात है, और तीसरा पड़ता है आपका दालमा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा फेमस है। सबसे पहला दालमा, दूसरा पड़ेगा आपका पालामू या बेतमा, और तीसरा पड़ता है आपका हजारीबाग। यहाँ पर 3 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, इतना हम मैप के बारे में पूरी डिटेल चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं झारखंड के प्रमुख चिन्हों के बारे में। झारखंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय मछली क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल दें, ताकि अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको झारखंड के बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी। चलिए इनके बारे में आगे बात करते हैं झारखंड के प्रतीक चिन्हों की या राजकीय चिन्हों के बारे में। सबसे पहले झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है व्रत के आकार का है, और इस व्रत के आकार के अंदर 7 गोले बने, आप इमेज में देख सकते हैं। आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है ये झारखंड का राजकीय चिन्ह है, जो किसके आकार का मिलेगा आपको? व्रत के आकार का। उसके अंदर आपको 7 अलग अलग प्रकार के व्रत देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका झारखंड का राजकीय चिन्ह। अगर राजकीय वृक्ष के बारे में बात करेंगे, तो इसे साल या इसे को वहां पर सखुआ नाम से जाना जाता है। साल का वृक्ष आपने नाम सुना होगा, लेकिन झारखंड में इसको सखुआ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तीसरा राजकीय फूल, तो राजकीय फूल आपने नाम सुना होगा पलाश, तो पलाश जो मिल जाएगा आपको झारखंड का राजकीय फूल मिल जाएगा आपको। तीसरा राजकीय पशु की बात करें तो यहां पर हो जाएगा हाथी। राजकीय पशु झारखंड कौन सा हो जाएगा आपका? हाथी। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो कोयल। राजकीय पक्षी की बात कर देंगे तो यहां पर झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल हो जाएगी। राजकीय फल की बात करेंगे कटहल, जी हाँ आपको पता होगा कटहल, तो राजकीय फल की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कटहल। राजकीय मिठाई की बात करेंगे तो दुधुरी।
राजकीय मिठाई की बात करेंगे दुधौरी। आप इमेज में देख सकते हैं दुधौरी के यहाँ पर काफी ज्यादा स्वादिष्ट दिख रही है दिखने में भी। राजकीय भाषा की बात कर देंगे तो वही भाषा जो देश की भाषा है वही झारखंड की राजकीय भाषा है हिंदी, यहाँ पर राजकीय भाषा है। चलिए इसमें मैं आपको 2 पॉइंट और कनेक्ट कर देता हूं। अगर आपसे गवर्नर पूछते हैं, झारखंड के वर्तमान गवर्नर की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके रमेश बैस। और वहीं अगर आपसे चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन जी वर्तमान में झारखंड के आपका चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है। ये हमने आपको झारखंड के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।